नमस्कार। आपका बात पच्चीसी में स्वागत है। तो बात पच्चीसी में जो ये तिलचट्टा की जो रेव पार्टी हुई है, इसको रेव पार्टी कहा जाएगा। और इसका बिल्कुल सही तरह से आकलन पाकिस्तानियों ने किया है। उन्होंने कहा है कि भाई हिंदुस्तान में तो बड़े मज़े हैं, आप रेव पार्टी कर लो और उसको आंदोलन माना जाता है, एजिटेशन माना जाता है। हमारे यहाँ तो गोली मार दी जाती है। तो ये सचमुच में रेव पार्टी भी थी, क्योंकि रात को शायद कहते हैं कि 9 बजे के बाद में या 10 बजे के बाद में पत्रकारों को वहाँ से भेज दिया जाता था, पर्दे डाल दिए जाते थे। और उसके बाद में जो कचरा निकला है, इस रेव पार्टी का कचरा जो है, वो काफ़ी दिन तक उसकी चर्चा होनी चाहिए कि उस कचरे में क्या क्या निकला है। वो क्या क्या निकला है उसमें तो बात करेंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि ये जो कॉकरोच का आंदोलन हुआ, उसमें सबसे पहली झूठी बात तो ये है कि जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने, सुप्रीम कोर्ट के, कोई विद्यार्थियों को कॉकरोच या कि खटमल या कि जो है वो क्या कहते हैं तिलचट्टा नहीं कहा था। उन्होंने टिप्पणी की थी कुछ बहुत ही शातिर, कुछ बहुत ही बदमाश, जो कि कई तरह की गड़बड़ा करते हैं। वो देखिए, गड़बड़ करने वाले लोग सभी संस्थाओं में सभी जगह होते हैं। तो कुछ इस तरह के वकीलों के बारे में उन्होंने की थी। लेकिन ये जो कॉकरोच बोला, तो फिर कुछ ये दीप के जो है, ये पहले जो अपनी जो महान पार्टी जो आई थी, जो कि देश से भ्रष्टाचार को अमूल चूल नष्ट करने का जो है वो झंडा उठा के आई थी, बाद में उसके सारे के सारे बड़े बड़े मंत्री कहाँ जेल पहुंच गए, उसी का एक नैरेटिव बिल्डर था, उसकी टीम में से था। तो देखिए, इतनी कौशल भरी टीम के मैं सिर्फ जो है वो अपने जो है सड़जी थोड़ी हैं, सड़जी की पूरी टीम है। अब जो सड़जी की दूसरे नंबर की टीम है, बी नंबर की, सी नंबर की टीम है, उसको आगे किया गया है। भाई दीप के जो है वो औरंगाबाद से आता है, इनके यहाँ काम करता था नैरेटिव मीम वगैरह बनाने का। और उसके बाद में ये महाशय को बोस्टन यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल मैसेजिंग करने के लिए कहते हैं कि 75 लाख रुपए की फीस दी गई। तो 75 लाख रुपए की फीस दी गई। फिर वो सौरभ दास है, उसके सामने एक दूसरी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो प्रधानमंत्री गए थे नॉर्वे में, और नॉर्वे में उन्होंने जो बातचीत की वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ में, एक थी कि दोनों आते हैं भाई, कई तरह की जो है वो इंटरेक्शन होते हैं प्रेस के साथ में, उसके अंदर दोनों ने अपनी बात की और फिर चले गए। लेकिन जाते जाते प्रधानमंत्री को कहा कि आप प्रेस से बात कब करेंगे, आप कुछ प्रश्नों का जवाब कब देंगे। तो ये ज्ञान जो हेली लिंगे है, जो वहाँ का एक अखबार है जिसके कहते हैं कि सर्कुलेशन 1000 से भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसका सोरोस फोरोस से कोई न कोई संबंध बताया जाता है या कि निकाला जाता है। इस तरह के संबंध सीधे सीधे तो होते नहीं हैं। भाई इस देश में कई यात्राएं हुई हैं, बड़ी महत्वपूर्ण यात्राएं हुई हैं, देश को अमूल चूल से बदलने की यात्राएं हुई हैं। उसमें सोरेस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, उसके लोग उसके अंदर बहुत ही एक्टिव पाए गए हैं कि जो क्या कहते हैं धरना प्रदर्शन यात्रा थी, उसके मुख्य कर्ता धर्ताओं के साथ में वो आए हैं। और फिर सोरोस ने तो कहा भी था, जिनेवा में कहा था, कहाँ कहा था, उन्होंने कहा था कि हम जो है वो मोदी को अगर हम कमज़ोर कर देंगे, और मोदी को कमज़ोर करने के लिए अडानी को कमज़ोर करना है, तो उसके बाद में भारत में एक डेमोक्रेटिक रिवाइवल होगा। अब इस बात को सुन के देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी इस हिसाब से पहुंचे हैं कि हर जगह सोरोस का नाम ले लिया जाता है, सोरोस ने ऐसा, या तो उनकी जानकारी नहीं है, या ये बहुत लंबे समय से जो हर स्तर पे जो जानकारी सामने रही है उससे इनकार करते हैं। क्योंकि इनकार क्यों करेंगे, क्योंकि वो अपने आप को देखिए, इस देश में बहुत बड़ी एक व्याधि है, एक बीमारी है। देयर इज अ ग्रेट साइकोलॉजिकल इलनेस, एक मानसिक व्याधि है कि हम जो हैं उदारवादी हैं, हम प्रगतिशील हैं, तो इसलिए हमारी ये ड्यूटी बन जाती है कि हम सुबह से शाम तक मोदी को गाली दें। अधिकतर लोग इस झंझावात में फंसे हुए हैं। और इसके अंदर देखिए वामपंथियों का, बहमपंथियों का रोल तो मुख्य है। जो दिल्ली में गाली गलौज हुई, कहते हैं कि वहाँ पे कई तरह की पता नहीं क्या क्या बांटा गया, और खाना पता नहीं कहाँ से आ रहा था, उसका पैसा कहाँ से आ रहा था।
तो ये एक पूरा कुल मिलाकर के शाहीनबाग के समय से जो एक इस तरह के उत्पातों का एक लंबी श्रृंखला चली है, तो इस श्रृंखला में यहाँ पहुँचते पहुँचते ये लोग जो लाखों करोड़ों रुपए की फीसें दे करके या कि खर्चे करके पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, वो जहाँ जहाँ मोदी जी आते हैं उसके बीच में, तो उस समय भी एक खबर आई थी कि हेली लिंगे जो है वो कुछ भारतीयों के साथ भी वहाँ बैठी थी। तो अब वो खुल के खुलासा सामने आया है। तो इसका मतलब ये है कि भारत में जो रिजीम चेंज का सो कॉल्ड ऑपरेशन है, उसको करने के लिए जो हमारे देश के बहुत सारे बड़े बड़े नेता और बुद्धिजीवी और पत्रकार चीखते चिल्लाते रहे हैं, कातर शब्दों में विनती करते रहेंगे, कहाँ हैं जैन जी। और पहली बात ये बताइए कि नीट पेपर का कौन सा कैंडिडेट जो डॉक्टर बनने वाला इस तिलचट्टा रेव पार्टी में था, कोई बता तो दे। एक कहते हैं कि एक नीट पार्टी का जो नीट का एग्जाम दिए हुए जो डॉक्टर बनने वाला था वो आया और उसने बोलने की कोशिश की, तो इनको तो पता ही नहीं है कि नीट एग्जाम जो है वो मेडिकल के क्षेत्र में होता है, तो उसको उन्होंने भगा दिया। तो भाई ये पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइज प्रोपेगेंडा है। उस प्रोपेगेंडा में हमारे देश के लगातार चुनाव हारते हुए हताश बड़े बड़े नेता जो हैं वो भी शामिल हो गए हैं। तो ये एक तरह का इस उत्पात को या कि रेव पार्टी को, ये पाकिस्तानी अक्लमंद पाकिस्तान में काफ़ी लोग हैं जो भारत में इतनी ज्ञान पुंज किसी का प्रज्वलित नहीं हुआ, पाकिस्तानियों ने बता दिया कि ये रेव पार्टी है। और फिर देखिए कि उसके बाद में जब प्रधान साहब का इस्तीफा हो गया तो उसके बाद में 5 स्टार होटल में जब पार्टी हो रही है, भाई कितने पैसे खर्च हुए होंगे। तो इसका मतलब इट इज़ अ वेल फंडेड, वेल ऑर्गेनाइज, वेल स्ट्रेटजाइज campaign to create a series of problems in India to defame and abuse मोदी गवर्नमेंट। ये सीधी सीधी सी बात है। लेकिन हमारे बड़े बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं जिन्होंने भारत में काम किया, दुनिया में काम किया है, लेकिन वो इस बात मानने को तैयार ही नहीं है। वो तिलचट, मतलब उसमें सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग प्रोफेसर हैं, टीचर हैं। और मैं कहता हूँ कि देखिए ह्यूमैनिटीज में तो वामपंथियों का वैसे ही राज चलता रहा है। वो ड्रामा हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, कोई भी दूसरी भाषाएं, उसमें वामपंथी घुसे रहते हैं, तो वो एक तरह का नैरेटिव चलाते हैं। लेकिन अब टेक्निकल इंस्टीट्यूट में इस तरह के जंतु जो आ चुके हैं, तो भाई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में आएंगे तो आप रैशनल और टेक्निकल, फाइनेंशियल और सोशल जो है वो एनालिसिस तो करेंगे ना। लेकिन वो सब करनी नहीं है, क्योंकि देखिए प्रगतिशील बनने की बीमारी वहां भी पहुंचा दी गई है। भाई आईआईटी में कई तरह के ह्यूमैनिटीज के डिपार्टमेंट खोल दिए गए। क्यों खोल दिए गए? क्योंकि लंबे समय तक वामपंथियों का इस देश की सरकार में उन्होंने कब्जा कर रखा है एक तरह से। और ये इस बात को कौन भूल जाएगा कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाने का जो असली झंझट है, जो असली पेच है, कि वो उन्होंने अब देर ही सही, देर के बाद ही जो स्कूल के तो इतिहास की किताबें थी उनमें परिवर्तन करना शुरू कर दिया है। तो वामपंथी पूरी तरह से बिलख चुके हैं। तो ये जो एक मुख्य बात है कि ये जो तिलचट्टा रेव पार्टी थी और जिसके अंदर कहते हैं कि उस उत्पात में कितने सारे हजारों लोग गुंडे बदमाश पाए गए, और ये कह रहे हैं कि गुंडे बदमाशों को छोड़ दो, तो उसमें अब जब सामने आएगा पुलिस बताएगी हर आदमी से, तुम बताओ भाई कहाँ के विद्यार्थी हो। अब 35-40 साल के विद्यार्थी तो जेएनयू में ही पाए जाते हैं या इसी तरह की जगह पाए जाते हैं, तो वो हो सकते हैं। लेकिन वो नीट का तो कोई एग्जाम नहीं दे रहे ना, वो तो कोई डॉक्टरेट करेंगे कि अफ्रीका में फलाने हिरन की जो है वो जीवन जो है वो चक्कर, उसके अंदर क्या समस्याएं आ गई हैं, ये इसी तरह करते हैं ना। तो उसका कोई वास्तविक अर्थ तो होता नहीं है। और जो है वो जलाने विश्वविद्यालय में, यानी कि देखिए जलाने यूनिवर्सिटी का, ये अंग्रेजी में जेएनयू क्या होता है भाई, हम हिंदी में भी तो बात करें ना, है तो उसका संक्षिप्तीकरण क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो जलाने विश्वविद्यालय बिल्कुल सही है। और कई तरह के करपत वहाँ के जो महान जो लोग हैं, और ये जो इसमें जो गालियाँ दी गई हैं लड़कियों से, और आप ये देखिए जिस लड़की को देश का पता नहीं वो कहती है कि मोदी ने देश बेच दिया। अरे कैसे बेच दिया भाई, बता दे, समझा दे।
उसको देश की समझ नहीं है, उसको देश की इकोनॉमी की समझ नहीं है, उसको डिजिटाइजेशन की समझ नहीं है, उसको देश में। और एक बड़ा झूठ बोला जाता है कि इस देश में महंगाई, अरे महंगाई भैया बहुत कम है, 4.2 के आसपास है। इन्फ्लेशन की दर सबसे अधिक थी 34%, जो कि कांग्रेस के शासन में थी। वो कारण होंगे उसके, लेकिन ये हिस्टोरिकल फैक्ट ध्यान होने चाहिए। और इस देश में 64 करोड़ से अधिक नौकरी की संभावनाएं हैं। उसका एक सिस्टमैटिक स्टैटिस्टिकल असेसमेंट आरबीआई भी करती है और एसबीआई भी करते हैं, ठीक है ना। आज से 12 साल पहले वो 40 करोड़ था, यानी कि 20 करोड़ जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं। अब आप इसको 0.1 से डिस्काउंट कर लीजिए, लेकिन वो आसपास उतना ही पहुंचेगा, यानी कि 60 करोड़ के आसपास आज जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। और हम सुनते सुनते जो है ना वो परेशान होते रहते हैं। और क्या है कि बड़े बड़े लोग जिनको इस बारे में कोई रिसर्च करते नहीं है, जो लगातार वामपंथी जो है ना बकवास करते रहते हैं, वो ही सर्कुलेशन में आ जाता है। एक 10 साल के 15 साल के बच्चे सीखोगे महंगाई और बेरोजगारी, एक 70 साल के प्रोफेसर पूछ लो महंगाई और बेरोजगारी हैं। और क्या कहते हैं, अब एक्टिविस्ट की तो बात ही क्या है, वो तो दुनिया भर के जो है ना वो बातें घुमा फिरा करके लच्छेदार बातें करके डायलॉग चेपते रहते हैं। तो ये जो तिलचट्टा रेव पार्टी दिल्ली में हुई है, जिसमें फिर ऊधम भी हुआ, कहते हैं कि करीब 3,000 लोगों के फेस रिकॉग्निशन करके पुलिस अब उनसे पूछ रही है कि भाई साहब बता बेटा तू कौन से कॉलेज का छात्र है, नीट का एग्ज़ाम तूने कब दिया, वगैरह वगैरह। तो उसमें क्रिमिनल पाए गए 1,000 के आसपास में। और हमारे देश में ऐसे ज्ञानियों की कमी नहीं है जो उलट के बोलते थे हमारी पार्लियामेंट में क्रिमिनल बैठे हुए हैं। भाई पार्लियामेंट के किस तरह के क्रिमिनल, हमें पता है कि अतीक अहमद वहाँ पहुँचा था। अतीक अहमद क्यों पहुँचा था उसका उत्तर कौन देगा? उसका तो समाजवादी उत्तर देगी ना, और फिर दूसरे भी देंगे कि भाई फूलपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी से वो पहुंचा था, जहाँ पे कभी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल जी नेहरू वहाँ से चुनाव जीत के आया करते थे। उसको अतीक अहमद वहाँ कैसे पहुँच गया? तो ये तो हमारे पूरे के पूरे देश के जो राजनीतिक जो भी तंत्र है उसके ऊपर एक टिप्पणी है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार से साझा करें। और एक विनती आपसे फिर है कि बहुत सारे लोग लाइक कर रहे हैं, लेकिन मतलब सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब करने में जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो पहली बार करेंगे तो उसके बाद में वो जो है वो सामने नहीं आता है, मतलब डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है वो उसकी जो है ना हिडन रहती है। तो कृपा करके उसको परिवर्तित करके उसको सब्सक्राइब कर दें। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों परिवार के साथ साझा करें। हम आगे कुछ इकोनॉमी और कुछ दूसरे विषयों की बात करेंगे, लेकिन तिलचट्टा आंदोलन ने कई तरह के देखो कचरे को सामने ला दिया है, कई तरह की घटनाओं को पुनः विचार करने के लिए सामने ला दिया है। क्योंकि आप देखिए देश की राजधानी में इतना बड़ा उत्पात हो जाए, वहाँ पे छोटी छोटी लड़कियाँ प्रधानमंत्री को ऐसी गंदी गंदी गालियाँ दे रही हैं, और देश के इतने बड़े बड़े नेता हैं उस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको तो मज़ा आ रहा है। क्योंकि उन्होंने ही तो कहा था ना कि मैं इतना बदनाम कर दूंगा प्रधानमंत्री को, लोग डंडे से पीटेंगे। तो खैर वो एक राजनीतिक व्यवस्था है इस देश की कि किस तरह के लोग रहे हैं। एक और बात है, एक महान मुख्यमंत्री हैं रहे हैं, उन्होंने कभी कहा था कि नकल तो मैं भी करता हूँ। भाई नकल थोड़ी बहुत नकल करने में कोई दिक्कत थोड़ी है। और एक दूसरी सरकार जो राजनाथ जी की सरकार थी वो बिल लाई थी, नकल विरोधी बिल लाई थी। तो उन्होंने कह दिया नकल वगैरह तो बिल को हम आएंगे ना, जीत जाएंगे तो हम बिल्कुल हटा देंगे, फिर आप आराम से नकल करना। ये उत्तर प्रदेश की बात है। आज वो लोग ये सारे के सारे देखिए परिवारवादी पार्टियों से आते हैं, इन्होंने कभी कोई 2 पैसे का काम करके रोटी कमाई नहीं है। परिवार के धन से उससे प्रभाव से इनकी राजनीति चल रही है, इनका जीवन यापन 5 स्टार नहीं 7 स्टार 9 स्टार टाइप का चल रहा है। इन सब के बच्चे बाहर पढ़ते हैं और ये खुद जो है वो मेरिट को जो है वो गाली देते रहते हैं, और अब इन्हें मेरिट की चिंता हो गई है। तो इनको संसद में अच्छी तरह से उधेड़ा भी गया है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।